हेलो गाइज, स्वागत है आपका KIT के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हालांकि ठंड के मौसम में एक सभी को आलस रहता है पढ़ाई करने में, बट अगर आप अदर मौसम में 8 से 10 घंटे करते हैं तो मतलब आप अगर 5 घंटे भी करेंगे तो भी आपकी तैयारी कंटिन्यू जारी रहेगी। कहने का मतलब है कि मौसम कितनों आपके विपरीत हो, थोड़ा ही पढ़िए बट आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा चीज़ है। कंटिन्यूटी से आप, निरंतरता से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है रविंद्र। मैं पराक्रम बैच में इतिहास की कड़ी में, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, इतिहास की श्रृंखला में, इतिहास कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था गुप्त वंश। तो आज हम लोग देखेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहले जानेंगे कि पुष्यभूति मतलब वर्धन वंश का फाउंडर कौन था, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। ये थे पुष्यभूति ही थे। ठीक, पुष्यभूति थे, इन्हीं के नाम पे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी, जो हरियाणा में पड़ती है, जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में पड़ती है। इस वंश का पहला प्रतापी शासक, देखिए पहला प्रतापी शासक, शासक तो हुए इनसे पहले, जैसे पुष्यभूति हुए, पहला प्रतापी शासक कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन, इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। जो प्रभाकर वर्धन थे, इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। यह इस वंश के चौथे शासक थे। जो मैंने बताया कि राजा तो कई हुए थे, मगर इस वंश के मतलब पुष्यभूति वंश के जो सबसे पहले प्रतापी शासक थे वो चौथे नंबर पे थे। 3 इनसे पहले राजा हो चुके थे। ठीक, तो प्रभाकर वर्धन जो थे इस वंश के चौथे राजा और सबसे प्रतापी शासक थे। इनकी उपाधि क्या थी? परम भट्टारक। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। वह अपने पति के साथ सती हो गई। जो इनके मरने के बाद इनके साथ ही, उनके चिता पे सती, सती कैसा था कि वो अपने पति के साथ ही सती हो गई थी। कौन सती हो गई थी? यशोमती। इनके 2 पुत्र थे। इनके 2 पुत्र कौन थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक, अब देखिए पुष्यभूति, अब यहां से चलेगा आपका मतलब अब इनके नाम पे, क्योंकि ये दोनों जो है खास तौर से हर्षवर्धन काफी इनका इतिहास में फेमस होते हैं, तो इसीलिए इसको 2 नामों से जाना जाता है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने देखा पुष्यभूति, अब यहाँ से उन्हीं के शासन, उन्हीं से रिलेटेड, उसी वंश से रिलेटेड, बट चूंकि ये काफी आगे चल के काफी एक प्रतापी शासक, काफी प्रसिद्ध राजा होते हैं, तो इसीलिए बाद में इनका हम लोग वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक, तो जो सबसे प्रतापी राजा थे प्रभाकर वर्धन, इनको परम भट्टारक, तो उनकी पत्नी थी यशोमती। यशोमती से 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। यानी कि प्रभाकर वर्धन और यशोमती के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इनकी एक पुत्री भी थी, राजश्री। पुत्री कौन थी? राजश्री। मतलब टोटल 3 बच्चे थे इनके। ठीक ना, यशोमती अपने पति के साथ ही सती हो गई थी। ठीक, तो इनकी पुत्री का क्या नाम था? मतलब प्रभाकर वर्धन और यशोमती की पुत्री का नाम था राजश्री। राजश्री जो है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी, सिस्टर थी, बहन थी। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री थी। ठीक, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज के राजा ग्रीवर्मा के साथ हुआ था। कन्नौज के राजा ग्रीवर्मा। ग्रीवर्मा कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के शासक ग्रीवर्मा के साथ राजश्री का शादी विवाह हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रीवर्मा की हत्या कर दी। देखिए मालवा के जो शासक थे देवगुप्त था, वो राजश्री के पति यानी कि कन्नौज के राजा ग्रीवर्मा की हत्या कर देता है देवगुप्त ने। ठीक, देवगुप्त ने ग्रीवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कारागार मतलब कि जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद क्या होता है? राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। देवगुप्त के मतलब कि जिसकी बहन के पति की हत्या किया था, राजवर्धन की बहन के पति का, तो राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ के राजा शशांक थे। देवगुप्त के मित्र शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। राजवर्धन ने किसको मारा? देवगुप्त को मारा। फिर राजवर्धन को देवगुप्त का मित्र गौड़ राजा शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? उसका मेरा भाई भांडी था। ठीक, राजवर्धन का प्रधानमंत्री था
उसका ममेरा भाई, मामा का लड़का कौन था? भांडी था। शशांक क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक जो था शैव धर्म को फॉलो करता था, शैव धर्म को मानने वाला था। ठीक। इसने जो बोधि वृक्ष है, जो बोध गया में बोधि वृक्ष था, जहाँ गौतम बुद्ध को वृक्ष के पीछे नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, शशांक ने उस वृक्ष को कटवा दिया था। ये काफी फेमस है। ये पूछा पूछा भी जाता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था, जो गौल राजा था, गौल एरिया का राजा था। ठीक। तो शशांक ने जो शैव धर्म को मानने वाला था, इसने बोधि वृक्ष है और बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। अब यहां से देखिए कुछ अलग ही घटनाक्रम होगा। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो उसका छोटा भाई था, वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है, राजा बनता है। तब वो उसकी उम्र कितनी थी? मतलब हर्षवर्धन की मात्र 16 साल का था, 16 वर्ष थी इनकी उम्र थी। इनको शिलादित्य भी कहते हैं। शिलादित्य किसको कहते हैं? हर्षवर्धन को ही शिलादित्य भी कहते हैं। हर्षवर्धन को ही शिलादित्य भी कहते हैं, जो मात्र 16 साल की उम्र में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे 606 ईस्वी में, जब उनका बड़ा भाई मतलब राजवर्धन की मृत्यु हो गई, शशांक ने उनकी हत्या कर दी। ठीक। तो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया। हर्ष का कार्यकाल जो था, टाइम पीरियड काफी अधिक था। कितना था? 41 ईयर। ठीक। 41 वर्षों तक हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित किया। शशांक जो उसके बड़े भाई को हर्षवर्धन की हत्या की, राजवर्धन की हत्या की थी। ठीक। उनको पराजित किया। शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। ठीक। उसे अपनी राजधानी बनाया। शशांक को पराजित करने के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन था? अवंती। अवंती जो था हर्षवर्धन का युद्ध का एवं शांति का मंत्री था, दोनों का। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष को पराजित होना पड़ा। देखिए, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध काफी फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो नर्मदा नदी के किनारे तट पर हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित हुए थे और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था। ठीक। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। जैसे मैंने बताया कि फाहियान उनके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक। तो ऐसे ही चीनी यात्री ह्वेनसांग, फाहियान पहले आए थे, फिर ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो चीन के ही थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे, ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। पूछ देता है कि शूद्रों को कृषक किसने कहा है? तो ह्वेनसांग ने कहा है। प्रारंभ में हर्ष क्या थे? शिव की पूजा करते थे, मतलब शैव धर्म के फॉलोवर थे, शैव धर्म को मानते थे। प्रारंभ में हर्ष जो है शिव की पूजा करते थे। परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद, ह्वेनसांग से डिबेट या मिलने के बाद, उनके विचारों से प्रभावित होने के बाद वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गए। किसके? देखिए, ह्वेनसांग से मिलने के बाद, ठीक, उसके विचारों से प्रभावित होने के बाद जो है हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गए, मतलब बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने लगे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र भी लिखा है। ठीक। तो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के कवि थे, जिसने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। हर्षचरित बहुत पूछा जाता है कि हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक। बाणभट्ट हर्षवर्धन के कवि थे, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी पुस्तक लिखी है। ठीक। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक, देखिए हर्षवर्धन भी किताब लिखता था। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन से है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अब पूछ देता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, सूती वस्त्र के लिए हर्षवर्धन के समय में मथुरा जो था सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू, पहले जान लीजिए आप लोग, हर्षवर्धन के समय में जो था मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन
को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है कहते हैं। ठीक। हर्ष के समय में भूमि कर उत्पादन का कितना था? 6ठा भाग था, 1/6। ठीक। तो हर्षवर्धन के समय में भूमि कर जो टैक्स था भूमि से उत्पादन का, सारा प्रोडक्शन का कितना देना पड़ता था? जितना आपके जितना अनाज पैदा हुआ उसका 1/6 भाग। ठीक। भूमि का 6वां भाग देना पड़ता था। हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल, हर्षचरित पुस्तक में हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल का प्रयोग हुआ है। पुलिस कर्मियों को चाट एवं भार, जैसा पहले भी कहा जाता था, साधारण पुलिस कर्मियों को। ठीक। यहां जान लीजिए कि हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासक के लिए, जो प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ है, लोकपाल। पुलिस कर्मियों को चाट एवं भाट कहा गया है। ग्राम, जो ग्राम था शासन की सबसे छोटी इकाई, जैसा आज भी है गांव क्या है? ग्राम मतलब गांव, शासन की सबसे छोटी इकाई है। तो उस समय भी ग्राम जो थी शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में, जो हर्ष ने तीनों पुस्तकें लिखी हैं वो किस भाषा में लिखी गई है? मतलब तीनों, ये प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नागानंद किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। ठीक। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन थे? पल्लव थे। जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे पल्लव थे। अब यहां से थोड़ा से आगे बढ़ते हैं पल्लव के बारे में। ठीक। क्योंकि वो भी आपको साउथ के कुछ दक्षिण भारत के राज्य हैं वो भी पूछा जाता है। ठीक। तो यहां देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन थे? पल्लव। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? बप्पदेव था। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? बप्पदेव था। परंतु पल्लव वंश का वास्तविक शासक जो उसको टॉप पे ले गया पल्लव वंश को, तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर तो कौन था? वास्तविक, ये विष्णु थे। 575 ईस्वी से 600 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है, शासन काल है, को माना जाता है। मतलब कि पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो विष्णु को माना जाता है। ठीक। 575 से 600 ईस्वी। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। जो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जो विष्णु था, मतलब पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक राजा था, वो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, उनके अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, के अनुयायी थे। ठीक। लेखक भारवी इनके दरबार में रहते थे। जो लेखक भारवी थे, भारवी राइटर भारवी, वो किसके दरबार में रहते थे? पल्लव वंश के शासक विष्णु के दरबार में रहते थे भारवी। जिसने किरातर जूनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है। भारवी की रचना कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट रचना कौन है उनके? किरातार जूनियम है नामक पुस्तक लिखी। किसने? भारवी ने लिखी, किरातार जूनियम नामक पुस्तक लिखी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन, देखिए यहाँ से देखिए वैसे, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय तथा परमेश्वर वर्धन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। देखिए इसको अलग से इसलिए पढ़ाया जाता है कि छोटे छोटे इन्होंने, इनका जो शासन काल था छोटा टाइम पीरियड था, बहुत छोटे छोटे था, तो इसलिए बस जानना जरूरी है कि कौन कौन से राजा थे। जैसे कि महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का अंतिम राजा था उसका टाइम पीरियड था 779 से 879 से 897 ईस्वी था। जो पल्लव वंश का अंतिम शासक था उसका क्या था? अपराजित वर्मन। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण, देखिए साउथ में आप देखेंगे इस टाइप के रथ या मंदिर बहुत फेमस है। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने आपको महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। इन मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7 थी। मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7 थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। पूछता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। मतलब कि पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी।
अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। जब अरबों का भारत पे आक्रमण होता है यानी कि 715 ईस्वी में, तो उस समय पल्लवों का राजा कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की उपाधि, इनकी उपाधि क्या थी? आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी। यह शिव का भक्त थे, शैव धर्म को मानते थे, शिव के भक्त थे। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया। जो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। कांची की, ये भी बहुत फेमस है आपका, कांची के कैलाशनाथ मंदिर, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय निर्माण कराए थे। इनको उनकी उपाधि थी आगम प्रिय। इस मंदिर को राज राजेश्वर नहीं, राज सिद्धेश्वर, इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब पहले इनका क्या नाम था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर भी कहते हैं, और इसको एक नाम और राज सिद्धेश्वर, मतलब कि कांची कैलाशनाथ मंदिर और राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में, किस शैली में हुआ है? इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। शैली भी पूछ लेता है किस शैली में। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? दंडी था, जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। दंडी जो है 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखे थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। जो चोल शासक थे, जब पल्लव वंश अपने मतलब पतन की ओर बढ़ने लगा, तो चोल शासकों ने उसको जीत के अपने राज्य में मिला लिया। तो चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पल्लव नरेश कौन थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। चोल साम्राज्य, चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। जो चोलों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो चोलों का सर्वप्रथम उल्लेख, सबसे पहले वर्णन, सर्वप्रथम उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल का इस वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, जो 850 से 887 ईस्वी उसका टाइम पीरियड, उसका कार्यकाल था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजा विजयालय जो था वो नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार राजराज पेरुथच्चन था। ठीक, जो तंजौर, इसकी राजधानी कहाँ थी विजयालय की, मतलब चोल राजा विजयालय की? तंजौर। और तंजौर का जो वास्तुकार था, डिजाइन करता, जो राज्य मतलब वो शहर बनाया था वो पेरुथच्चन था। चोलों का प्रथम महान सम्राट, जो चोलों का प्रथम सबसे प्रतापी शासक के महान सम्राट कौन थे? आदित्य प्रथम थे। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कोदंड राम की उपाधि धारण की। पल्लवों को किसने हराया था प्रथम? आदित्य प्रथम थे। जो आदित्य प्रथम जो सबसे प्रतापी शासक थे चोल साम्राज्य के, तो उनकी उपाधि क्या थी? कोदंड राम। कोदंड राम की उपाधि उन्होंने धारण की थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र के, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां के राजा महेंद्र को भागना पड़ा। वहां का राजा महेंद्र 5 को भागना पड़ा। ठीक, राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। जो राजराज प्रथम थे वो शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने ही बनवाया था। जो तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है उसको किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। पूछ देता है कि तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। देखिए, मंदिर किसने बनवाया, कौन, पुस्तक किसने लिखी, ये पूछा जाता है एग्जाम में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मतलब जो राजराजेश्वर मंदिर है किस भगवान की मूर्ति इसमें, किस भगवान का है वो? तो भगवान शिव का है, शिव का मंदिर है वो, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव का मंदिर है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। जो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने किया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। जो श्रीलंका में जो बौद्ध विहार थे, तो राजेंद्र प्रथम ने उनको नुकसान पहुंचाया था, कुछ कुछ डैमेज किए थे, नुकसान पहुंचाया था। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हरा के, इसने राजेंद्र प्रथम ने मतलब कि पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगई
कोंड चोलपुरम, तब गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण, गंगई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तीनों ने धारण की थी। राजराज प्रथम ने जो थे महिपाल, पाल वंश के शासक महिपाल को हरा के गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम को बनाई। ठीक, उन्होंने उपाधि भी गंगई कोंड चोल अपने किया, फिर गंगई कोंड चोलपुरम एक नई राजधानी बनाई। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी गंगई चोलपुरम बनाई। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में डिवाइड था, विभक्त था। ठीक, स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। जो स्थानीय स्वशासन थी चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमि का उपज का कितना था? 1/3 था। ठीक, चोल काल में जो टैक्स था भूमि पर कितना था? सारा उपज का जितना आपको अनाज होता था उसका अनाज का 1/3 था टैक्स। ठीक, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू, ठीक, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? कलंजू कहा जाता था। चोलों के समय में जो महत्वपूर्ण सीपोर्ट थे, बंदरगाह थे, तो चोल महत्वपूर्ण बंदरगाह काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन था? कावेरी पट्टनम। जो कावेरी पट्टनम था वो चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। जो कावेरी पट्टनम है, कावेरी पट्टनम वो चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था? बंदरगाह था। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास, जो चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। जो चोल वंश की नौसेना शक्ति थी, शक्ति नाम से, शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। ठीक, कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया था। जो कोरंगनाथ मंदिर इसको किसने बनवाया था? कोरंगनाथ मंदिर को परांतक प्रथम ने बनवाया। नटराज प्रतिमा काफी फेमस है। देखिए नाम बोला आप लोग, नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। ठीक, तो नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। देखिए, जो विष्णु के उपासक थे उनको क्या कहते थे? अलवार, और जो शिव के उपासक थे उनको क्या कहते थे? नैनार कहते थे। ठीक, तो विष्णु के उपासक को अलवार तथा शिव के उपासक को नैनार संत कहते थे। अब यहाँ जी आप लोग राष्ट्रकूट वंश, ठीक, राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। देखिए, छोटे छोटे वंश थे, छोटे छोटे वंश के बगैर उसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है या पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश, इसका फाउंडर मतलब इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। 752 ईस्वी। इसकी राजधानी क्या थी? मणिकर, मणिकर या मान्यखेट, मणिकर या मान्यखेट इनकी राजधानी थी। इसका उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण था। कृष्ण, इनका उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव, इंद्र तृतीय, गोविंद, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णा ने करवाया। ठीक, तो एलोरा अजंता, जैसे मैंने बताया था, एलोरा अजंता ने आप लोगों ने पढ़ा, तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। पहला शासक मतलब फाउंडर तो वो था, ठीक, फाउंडर था आपका दंती दुर्ग था, मगर ध्रुव जो ऐसा पहला शासक था, दंती दुर्ग फाउंडर था, ध्रुव उसमें से ऐसा पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार करने को लेके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और जीत प्राप्त की थी। ध्रुव ने जीता भी था। ध्रुव को धारावर्ष कहा जाता था। ध्रुव को क्या कहते थे? धारावर्ष कहा जाता था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठे के ध्रुव को क्या कहते हैं? धारावर्ष कहते हैं, जो त्रिपक्षीय युद्ध में जीता भी था। और ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन था? गोविंद तृतीय। इसके बाद क्या आता है? अमोघ वर्ष। इसके बाद अमोघ वर्ष, ठीक, अमोघ वर्ष उसका उत्तराधिकारी। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष, जो राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। ठीक, अब यहां देखिए चेंज हो गया आपका रिलीजन। राष्ट्रकूट वंश का राजा जो था अमोघ वर्ष, वो जैन धर्म को मानता था।
आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। जो आदि पुराण के राइटर थे, लेखक थे जिनसेन, वो किसके दरबार में रहते थे? तो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। गणितज्ञ महावीरचार्य भी उनके दरबार में, गणितज्ञ जो महावीरचार्य थे वो भी अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। गणितज्ञ थे जो महावीरचार्य थे, गणितज्ञ थे, वो भी अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। जो अमोघ वर्ष थे वो तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि लिए थे। पूछ भी देता है कि अमोघ वर्ष कहाँ पे जल समाधि लिए थे? तुंगभद्रा नदी में जाके। तो अब से वो एक क्या हुए, राजा के साथ साथ एक संत टाइप के व्यक्ति भी थे। तो अमोघ वर्ष ने कि क्योंकि बहुत राजा जल समाधि या अपने से नहीं मरते थे, तो अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक, जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय थे। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पोन्न रहते थे। कन्नड़ कवि पोन्न रहते थे, जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। शांति पुराण किसने लिखी थी? पोन्न ने लिखी थी। जो राष्ट्रकूट का अंतिम कृष्ण के, जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के दरबार में कौन रहते? पोन्न रहते थे। मतलब राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण तृतीय के दरबार में पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। इंद्र तृतीय के शासन काल में, इंद्र तृतीय के शासक काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। जो अल मसूदी कब आया था? अल मसूदी भारत कब आया था? तो आया था इंद्र तृतीय के शासन काल में। ये अरब निवासी अल मसूदी, इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आए थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। जो राष्ट्रकूट शासक थे, इन्होंने मुस्लिम को व्यापार करने और इस्लाम के प्रचार करने हेतु स्वीकृति दी थी कि आप आइए यहाँ पे ट्रेड कीजिए, व्यापार भी कर सकते हैं और अपने प्रचार भी, मतलब खुला दिया था। ठीक, तुमको आजादी दी थी, स्वतंत्रता दी थी कि आप यहाँ पे प्रचार भी कर सकते हैं अपने धर्म का और व्यापार भी कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। इस वंश का अंतिम राजा, इस वंश मतलब राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कौन थे? कर्क थे। कर्क, जिसको चालुक्य वंश के शासक तैलप 11 ने हराया था। तैलप द्वितीय से, और यहाँ पे तैलप द्वितीय रहेगा। ठीक, तो राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम राजा कर्क थे, उनको चालुक्य वंश के शासक तैलप द्वितीय ने हराया था। अब यहां से पाल वंश। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इनकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी, जो बिहार, इस समय बिहार में पड़ता है। गोपाल क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, गोपाल ने जो है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो पाल वंश के फाउंडर या संस्थापक भी थे। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि। देखिए, पाल वंश के जो महत्वपूर्ण और प्रमुख शासक थे, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और नयपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जितने सारे पाल वंश के शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक, पाल वंश के जो फाउंडर गोपाल थे, उन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, और जो सबसे प्रतापी शासक थे पाल वंश के, धर्मपाल, उन्होंने उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु, जो पहले से बना था, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200, ठीक, 200 गांव दान में दिए थे। किसने दिया था? धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का रख रखाव और उसके खर्च हेतु 200 गांव दान में दिए थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षी संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने ही भाग लिया। जो कन्नौज पे त्रिपक्षी संघर्ष के लिए पाल वंश की तरफ से किसने? धर्मपाल ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। ठीक, देखिए मैं चीजों काफी स्लोली और स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, क्या, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। ठीक, अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का
सबसे शक्तिशाली शासक बताया। जो अरब यात्री सुलेमान था ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। सुलेमान ने पाल शासक को धर्म भ्रष्ट कहा है। सुलेमान ने पाल शासन को धर्म भ्रष्ट कहा है। देखिए, सुलेमान जो है देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी कहे हैं और सुलेमान ने ही पाल शासन को धर्म भ्रष्ट भी कहे हैं। ठीक, तो देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ रीति नामक साहित्यिक शैली का विकास, जो गौड़ी रीति नामक एक साहित्यिक शैली है का विकास पाल वंश में हुआ था। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। जब पाल वंश थोड़ा कमजोर होने लगा था तो महिपाल प्रथम ने ही पाल वंश की जो खोई हुई शक्ति थी खोई शक्ति को पुनर्जीवित किया था। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था? महिपाल। द्वितीय संस्थापक इसलिए कह सकते हैं कि पाल वंश जब एक बार अपने पतन की ओर जाने लगा तो फिर से पाल वंश को खड़ा करने में महिपाल का योगदान था। जिसको शक्ति खो गई थी या जो हार चुके थे एरिया, वो जीते फिर से महिपाल ने थे। इसी वंश को दूसरा वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक ना, तो द्वितीय संस्थापक कह सकते हैं इसको। ठीक, कि फिर से अपने वंश को पुनर्जीवित किया उन्होंने। तो द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को कहा जाता है, माना जाता है। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश वहां सत्ता में आया। पाल वंश के पतन के बाद कौन सा आया? सेन वंश का शासन आया। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। ठीक, तो सेन वंश छोटा से सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया या लखनौती थी। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसकी स्थापना सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया ने थी। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया या लखनौती थी। तो ठीक है गाइज, अब मैंने काफी अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, तो आप लोग इसको जरूर वीडियो को देखिए, पढ़िए, काफी लाभ मिलेगा आप लोगों को। एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, चैनल को लाइक करिए और वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।